हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेई रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट के अंदर जेई के लिए ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहता है। तो ये वीडियो जिन बच्चों का सिलेक्शन अब की बार हुआ है या आगे होगा उनके लिए तो हेल्पफुल रहने वाली है, लेकिन इन जनरल अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, ताकि आपको आइडिया ये लग जाए कि भाई आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। ठीक है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो कामयाबी एक्सप्रेस सेल के अंदर आपको मात्र 615 रुपये में देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक के पास प्रो की हेल्प से आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उनकी सब्जेक्ट वाइज और कंप्लीट मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। आप इन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक पास प्रो की हेल्प से अटैम्प्ट कर सकते हो। जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ज़्यादातर टेक्स्ट बुक का पास प्रो ही यूज करते हैं। तो अभी तक आपने कोई टेस्ट सीरीज बाय नहीं किया और आप अच्छा करना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो दई या कूपन कोड करके आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय कर सकते हैं। इस सेल के अंदर आपको ये मात्र 615 रुपये में देखने को मिलेगा। इसको बाय करने का लिंक मैं आपको कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप दई या कूपन कोड लगाना ना भूलें। तो इसके अंदर हम पिछले साल जो टाइमलाइन थी उसके अकॉर्डिंग दिखाऊंगा मैं। जितने भी डॉक्यूमेंट, आपको सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा, कैसे उनको प्रिपेयर करना वो चीज़ें ये बताऊंगा। तो डिटेल में वीडियो रहने वाली है, आप इसको कंप्लीट लास्ट तक देखना। तो भाई पहला नोटिस कैसे आता है उसको हम देखेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, और जो भाई ज्वाइनिंग लेटर होता है वो कैसे आएगा, भाई लोकेशन आपको कैसे मिल सकती है, उस चीज़ को भी हम इसमें देखेंगे। फिर जो ज्वाइनिंग से पहले आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो हो गया मेडिकल वाला। ठीक है, बच्चों को इसके अंदर काफ़ी डाउट कह लो या भाई कन्फ्यूजन रहता है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। उसके अलावा करेक्टर का सर्टिफिकेट और जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है भाई वो कैसे सबमिट करना है, उस चीज़ को भी हम इसके अंदर देख लेंगे। और भाई ज्वाइनिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है भाई आपका रिजल्ट का डिक्लेरेशन। तो जैसे पिछले साल तो 5 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, इस साल का देखें तो भाई अभी फरवरी के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अभी किसी भी डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल होती है वो नहीं आई है। तो पिछले साल के टाइमलाइन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, पिछले साल सेंट्रल वाटर कमीशन ऐसा डिपार्टमेंट था जिसने सबसे पहले, क्या सबसे पहले, बहुत जल्दी सबकी ज्वाइनिंग भी दे दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा दिया। तो अब की बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन ही सबसे फास्ट डिपार्टमेंट रहेगा। तो सबसे पहला नोटिस देख लेते हैं। तो 29 जनवरी 2024 यानी रिजल्ट डिक्लेयर होने के एक महीने से भी कम टाइम के अंदर सबसे पहला नोटिस आ गया था। किसके रिगार्डिंग था? नोटिस रिगार्डिंग दी सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आपको प्रिपेयर करना था और उसको क्या करना था, पीडीएफ में कन्वर्ट करना था। और ये आपको कहाँ पे सबमिट करना था? ये मेल के ऊपर आपको सबमिट करना था। जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपको टाइम कितना दिया गया था? 1 वीक का टाइम दिया गया था। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अभी से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो भाई पिछले साल का नोटिस है। जो सबसे पहला पहला नोटिस आया था वो आपका 29 जनवरी को ही आ गया था, यानी एक महीने से भी कम टाइम में आपका नोटिस आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह बाकी चीज़ें आपकी कहाँ होंगी? जो सेवा भवन है आर के पुरम, नई दिल्ली, वहीं पे होगा बाकी का आपका जितना भी प्रोसेस है। इस पहले नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ था? इसके अंदर आपको क्या था, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको मेल के ऊपर सबमिट करना था। मेल कौन सी थी? ESTT6@NIC.in। 5 फरवरी तक, एक हफ्ते का आपको टाइम दिया गया था। आपको क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी थी? भाई जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी जैसे ये वेरिफिकेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो भाई नेम की वेरिफिकेशन कैसे होगी? भाई आपके आधार कार्ड से होगी, और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, वहाँ पे होगी। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। भाई आपको इंश्योर करना है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है आपके 10th की और 12th के सर्टिफिकेट से मैच करती है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मैच करती है कि नहीं करती है, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन
तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी किस डेट से देखी जाएंगी, कट ऑफ डेट से, जो कि पिछले साल के लिए क्या थी, 16/8/2023। अब की बार भी अगस्त महीने के अंदर ही कट ऑफ डेट है, यानी जो अगस्त महीने की जो कट ऑफ डेट है उससे पहले पहले आपके पास जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो होना चाहिए। फिर आपने एजुकेशन जो करी है भाई, आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास सारे प्रेजेंट होने चाहिए, और वे किसके द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए भाई, जो यूजीसी है या फिर एआईसीटीसी है उसके द्वारा वे अप्रूव्ड होने चाहिए। उसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चेक होगा क्रूशियल डेट का, भाई उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इन्होंने क्रिटिकल डेट बताई हुई है। तो SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। EWS का हर साल बनता है, तो जैसे इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, अगर आप EWS कैटेगरी के अंदर है तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट 2023-24 का दिखाना पड़ेगा, जो कि 2022-23 की इनकम के बेस पे बना हुआ। तो जो बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं उनको कौन सा इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, 2023-24 वाले ईयर का। और वो सर्टिफिकेट बना कब होगा भाई, 2024 में वो सर्टिफिकेट बना होगा। उसके अलावा जो बच्चे PWD वाले हैं भाई, फिजिकली हैंडीकैप, तो उनको PWD सर्टिफिकेट आपका जो भी है वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा जिन बच्चों ने एज रिलैक्सेशन ली है तो उसके लिए आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे भाई। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो वाली रिलैक्सेशन, अगर एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उस टाइप की रिलैक्सेशन। उसके अलावा आपकी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो वेरीफाई की जाएगी भाई। जो आपने SSC का एग्ज़ाम देते देते टाइम थंब लगाया था, आपकी फ़ोटो खींची थी, वो सारा जो डाटा होता है, जो भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है उसके पास सारा डाटा पहुंच जाता है। उसके अलावा जेन्युइननेस वेरिफिकेशन, भाई सेम कैंडिडेट है या कोई अलग कैंडिडेट है, अगर उनको शक होता है तो सेंटर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर आपके नेम को भेज देंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन के बाद आगे आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके अलावा एक चीज़ इन्होंने और बताई हुई थी कि भैया जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन्होंने आपसे मांगे गए हैं वो मैं लिस्ट भी आपको दिखा दूंगा, उनकी आपको PDF बनानी है। PDF बनाने के बाद उसको क्या करना है, एक जिप फोल्डर बनाना है, वो कंप्यूटर में अपने आप बन जाता है। ठीक है, सारी फाइल को सिलेक्ट करना, वो आप राइट क्लिक करोगे तो क्रिएट ए जिप ऐसे करके ऑप्शन आता है, तो एक सिंगल जिप फाइल बना के उसको ईमेल करना। वो साफ साफ इन्होंने लिखा है भाई, सभी को अटैच नहीं करना है, पहले इसको जिप फाइल बनानी है और तब इसको अपलोड करना है। ठीक है, टोटल पिछले साल 211 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था सेंट्रल वाटर कमीशन में। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके लगेंगे वो चीज़ें आप पहले ही क्लियर कर लो भाई। 10th की और 12th की भाई जो आपका सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है, ठीक है, जो भी अप्लीकेबल है भाई। मान लो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता 10th का, केवल मार्कशीट मिलती है, तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो वो तो जो भी स्कूल से कॉलेज से आपको मिलता है वो चीज़ हो गई। SC ST का और OBC का EWS का सर्टिफिकेट, PWD का सर्टिफिकेट भाई जिसके लिए भी अप्लीकेबल है। अगर किसी ने स्क्राइब की हेल्प ली है, स्क्राइब क्या होता है भाई, जो स्टूडेंट लिख नहीं सकता या देख नहीं सकता तो उसको एक एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए पर्सन प्रोवाइड किया जाता है, तो उस बंदे के डॉक्यूमेंट भी सभी लगेंगे। डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ठीक है, और मार्कशीट। ये 6th नंबर पॉइंट देखिए, ये बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मार्कशीट फॉर ऑल दिस सेमेस्टर स्लैश कंसोलिडेटेड मार्कशीट फॉर डिग्री स्लैश डिप्लोमा। तो आपने डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है, आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए और कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी चाहिए। बहुत बच्चे कहते हैं सर हमें तो फर्स्ट सेम की नहीं मिली, सेकंड की नहीं मिली। तो इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए भाई, मार्कशीट हर सेमेस्टर की मिलती है उससे कॉलेज से या फिर भाई जो भी आपका डिप्लोमा कॉलेज है वहाँ से। और ये सभी के लिए मैंडेटरी है, अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए। अगर आपका ऑनलाइन रिजल्ट आता है तो उसको भी आप अपने कॉलेज से जो रजिस्ट्रार होगा वो वेरीफाई करके देगा। वैसे तो सबकी DMC आती है भाई, हर सेमेस्टर की भी आती है और फाइनल में कंसोलिडेटेड भी आती है। उसके अलावा अगर आप पहले से काम करने लग रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपके पीछे वाले जो एम्प्लॉई है वहाँ से। अगर भाई मान लो आपने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी तो भाई आप रिलीविंग लेटर दे दोगे। उसके बाद अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या देना पड़ेगा आपको, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर मेरे वोटर कार्ड में ये गलती है लेकिन आधार कार्ड मेरा सही है, तो भाई आप अपना आधार कार्ड दिखा देंगे, वोटर कार्ड आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
उसके अलावा दोस्तों ये आप देख सकते हैं भाई, पिछले साल जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो तो उनका नाम है भाई, EWS कैटेगरी थी, ईस्टर्न रीजन से इसने फॉर्म भरा था। तो पिछले साल 211 बच्चे थे, तो 211 बच्चों की ये लिस्ट थी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट कैसे भेजने हैं आपको भाई, जितनी भी आप PDF फाइल बनाओगे उनको रीनेम कर देना है आपको। ठीक है भाई, फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, एट्थ की, आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट फॉर डिप्लोमा, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, AWS सर्टिफिकेट, NOC फ्रॉम एम्प्लॉय, OBC सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर डिप्लोमा या डिग्री। भाई किसी की फाइनल मार्कशीट नहीं आई है या सर्टिफिकेट नहीं आया तो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाएगा, SC ST का सर्टिफिकेट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट। इस तरीके से आपको बना देनी है। और इसको फिर क्या करना है, जिप फाइल बना देनी है इसकी। ऑल डॉक्यूमेंट दैट आर अप्लीकेबल शुड बी प्लेस इन द फोल्डर ऑफ द नेम ऑफ कैंडिडेट। इन सारे डॉक्यूमेंट को अपने नाम का एक फोल्डर बनाना है, उसमें डाल देना है और फिर उसको आप क्या करेंगे, जिप करेंगे। दिस फोल्डर शुड बी जिप्ड बिफोर ईमेलिंग टू दी, मतलब ईमेल करने से पहले आप इसको जिप कर वो कन्वर्ट कर देंगे। नॉर्मल सी चीज़ है, राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाता है, सभी के कंप्यूटर में होता है। और भाई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको ये रखना है, स्कैंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिस्पेक्ट ऑफ दिस श्रीमती जो भी आपका नाम है या श्री जो भी आपका नाम है। तो ये सबसे पहला स्टेप था इसके अंदर भाई, जो हमारा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नोटिस के अंदर आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता है, इसके अंदर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट जिप फाइल बना के मेल करने होते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते बाद क्या था, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ जाता है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ पे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका दिल्ली के अंदर होगा, RK पुरम में इनका सेना भवन है। ठीक है, उस चीज़ को आप देख लेना। तो वो वाली फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 1 फरवरी 2024 का आप ये नोटिस देख सकते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन नोटिस फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो भाई जिनका रिजल्ट आया उनको कहाँ आना पड़ेगा, न्यू लाइब्रेरी बिल्डिंग, सेंट्रल वाटर कमीशन, नियर दी सेवा भवन, RK पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली। जो CPWD का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये भी यहीं पे होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके आने हैं तो ये चीज़ें मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। 10th क्लास की, OBC के, इनकम के, डिग्री, मार्कशीट सभी सेमेस्टर की चाहिए, फिर से लिखा हुआ है। आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा, कलर फोटोग्राफ लेके आनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आने पड़ेंगे। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो इस चीज़ का क्या मतलब समझा जाएगा कि भाई आप ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो भाई, ये सभी बच्चे थे। जैसे कि पहले नंबर को देखें, अब्दुल मलिक भाई मेल है, ये इनकी मेल ID है, मोबाइल नंबर, OBC नॉर्थ रीजन। और 5 तारीख को इनको रिपोर्ट करना था 10:30 से 12:30। फिर 6 तारीख को 10:30 से 12:30। ऐसे हर दिन करीब करीब भाई 20-25 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहा। प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट को भी चेक करते हैं। तो ये आपको नोटिस आ जाता है। और ये नोटिस आपको देखने कहाँ पे पड़ेंगे, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर देखने पड़ेंगे। आपको कहाँ देखने पड़ेंगे, जो सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट है। फिर आगे आ जाते हैं। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, ये तो क्या फर्स्ट नोटिस, इसमें आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट मैंने आपको समझा ही दिए थे भाई कैसे कैसे चेक होंगे। कट ऑफ डेट का भी आपको अच्छे से पता भाई, कट ऑफ डेट क्या होती है। आपने एग्ज़ाम को पास करा, आप JEE का एग्ज़ाम देने वाले हो भाई, आप इंजीनियर हो, ठीक है। तो कट ऑफ डेट का आपको अच्छे से नॉलेज है भाई। उस डेट से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तभी तो आपने फॉर्म को उस कैटेगरी से भरा है। ये थोड़े ना भाई पहले फॉर्म भर दिया, चलो SC ST से फॉर्म भरते हैं, बाद में देखेंगे सर्टिफिकेट बनवाएंगे। ऐसे नहीं होता, वो आपके पास पहले से सर्टिफिकेट होना चाहिए, इतने आप समझदार हैं ही। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भाई आपको ज्वाइनिंग की जो है OPA आ जाता है। ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, OPA, ऑफर फॉर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। इसके अंदर आपकी डिटेल होती है भाई, आपको कौन सा स्टेशन अलॉट किया जाता है, इसके अंदर क्या डिटेल होती है। अभी तक हमें ये नहीं पता था हमें कौन सा स्टेशन मिला है, इस OPA के अंदर हमें क्या पता चलता है कौन सा स्टेशन मिला है हमें। तो वो वाला डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 11 मार्च का नोटिस है, वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, जैसे इन्होंने नंबर दिया हुआ है। ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर
इन दी सेंट्रल वाटर कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ दी जेई एग्जामिनेशन 2023। तो अगले साल जैसे 2024 वाले बच्चों का भी अगले महीने 1.5 महीने में जब आपका डीवी हो जाएगा ऐसे आ जाएगा। सैलरी आप देख सकते हो भाई, लेवल 6 35,400। तो इन एंड सैलरी करीब करीब 60 से लेके 65,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाएगी। तो अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहा है, भाई मैं सैलरी भी आपको क्यों दिखाता हूँ, इसलिए ही दिखाता हूँ भाई, तैयारी कर रहे हो आप 5 साल से 7 साल से, और सैलरी मिलेगी आपको 60 65 हज़ार। ठीक है, आपका होगा सर वो करप्शन भी होता है, एक अलग चीज़ भी होती है। तो भाई अगर आप इलीगल काम के बारे में सोच के ये तैयारी कर रहे हो तो वो एक ठीक बात नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें आपको नहीं सोचनी चाहिए, आपको बस सैलरी ही सोचनी चाहिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ये चीज़ें वैसे भी नहीं रहेंगी आगे चल के, और अभी भी ख़त्म हो चुकी है मैक्सिमम चीज़ें। आपको नौकरी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप 5 5 6 6 साल से केवल घर पे बेरोजगारी में बैठ के तैयारी करने लग रहे हैं। 60 65 हज़ार के लिए इतना एफर्ट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये आप अपॉइंटमेंट लेटर अपना देख सकते हो भाई, जनरल सर्विस रूल एंड इन ऑर्डर ऑफ फोर्स एंड रेगुलेशन मेड देयर बाय, और ये प्रोविजनल रहता है। आपका जो वेरिफिकेशन करेंगे भाई, जो आपने एड्रेस बताया है, सर्टिफिकेट आपने दिए हैं भाई, मैंने इस कॉलेज से बीटेक करी है, 10th मैंने इस स्कूल से की है, इस बोर्ड से की है, वो सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं 2 साल के लिए। ठीक है, यहाँ मतलब टाइम होता है 2 साल, उसके अंदर 3 महीने में वेरीफाई हो गई, 4 में हो गई, तो उन सारी चीज़ों को ये वेरीफाई करते हैं। उसके अलावा जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सारी ये जनरल सी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है भाई, आपका सर्टिफिकेट चेक होगा और चीज़ें होंगी। फिर इसके अंदर भाई मेडिकल की भी और अदर टर्म कंडीशन भी लिखी हुई है भाई। SC ST का आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे। अगर उसने भाई एक से ज़्यादा शादी की हुई है या फिर इन लॉफुल मैरिज की हुई है, तो भाई उसको हम सर्विस में एंट्री नहीं देंगे। जो भी भाई रूल है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग या मुस्लिम वाले के अकॉर्डिंग, जैसा भी रूल कुछ रहता है, आपको क्या क्या सबमिट करनी पड़ेंगी। ओथ ऑफ एलिजेंस स्लैश फेथफुलनेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये आपको शपथ पत्र भर के देना पड़ेगा। उसके अलावा जिस पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मेडिकल सर्टिफिकेट को हम डिटेल में देखेंगे, ये मैंने आपको दिखा देता हूँ। सारा मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने रखा हुआ भाई, कैसे बनाना है आपको। तो यू शैल सबमिट ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द सिविल सर्जन और ए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा टू द कंसर्न सुप्रीडेंट इंजीनियर अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड। जो आपको मेडिकल का सर्टिफिकेट होता है, जहाँ भी अब आपकी ड्यूटी लगी है वहाँ के सुप्रीडेंट इंजीनियर को आपको सबमिट करना पड़ेगा, और वो कंप्लीट परफॉर्मा होता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ से सबमिट करना पड़ेगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, SDM है, ठीक है, वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, और बिना किसी एडवर्स रिमार्क के होना चाहिए। वो करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, या भाई कोई लोकल भाई सरपंच है पार्षद है वहाँ से लिखवा लो, और फिर SDM वगैरह उस पर साइन अपने कर देता है सर्टिफिकेट पे, उसके बेस के ऊपर। उसके अलावा जो भाई ऑफर ऑफ प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है, इस लेटर की भाई 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग अपनी करनी पड़ेगी, आपको सबमिट करना पड़ेगा कि सर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। जब आप रिपोर्टिंग करोगे भाई, जहाँ भी आपकी लोकेशन मिली है, इसी लेटर के अंदर आपकी लोकेशन लिखी रहती है। अभी तक हमसे कुछ नहीं भरवाते कि जी आपको इस वाली लोकेशन में जाना है, इसमें नहीं जाना है, ऑटोमेटिकली आपको लोकेशन दे दी जाएगी सेंट्रल वाटर कमीशन के जो भाई डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं जब आप ज्वाइन करो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वे भाई, संविधान के प्रति आपकी शपथ, ओथ ऑफ एलिजेंस, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ की रिगार्डिंग, भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह के जितने ओरिजिनल सर्टिफिकेट की बात हो रही है ये। ठीक है, यू आर रिक्वेस्ट टू फर्निश दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपको मतलब दिखाने पड़ेंगे, सबमिट नहीं ले लेंगे वो, आपको दिखाने पड़ेंगे। ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट जो भाई 2 गजेटेड ऑफिसर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया गया हो। ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट या तो सिविल सर्जन करेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर करेगा, या फिर मेडिकल ऑफिसर करेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन द सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट क्लेम टू बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, भाई SC ST OBC का सर्टिफिकेट,
आपकी भाई मैरिड हो या अनमैरिड हो उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी आपको। ओबीसी के रिगार्डिंग आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो या नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो। उसके अलावा अगर आप पहले कहीं काम कर रहे थे तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कह दो या रिलीविंग लेटर कह दो, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और भाई 30 दिन का टाइम है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो इसको क्या है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लैप्स हो जाएगा और आपको कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। भाई स्टार्टिंग में कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन किन्हीं की BO शिलोंग या BBO गुवाहाटी यहाँ पे किसी की ड्यूटी लगती है तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। तो जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है कुछ इस तरीके से आता है। और भाई जो आप बच्चे देख सकते हो जैसे कि दीपक कुमार दाखड़, तो ये रैंक वाइज तो नहीं है, ये वैसे ही रैंडमली है। तो 691 इनकी भाई टोटल ऑल इंडिया रैंक थी भाई, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में मिला के। नॉर्थ रीजन से इन्होंने फॉर्म भरा था और इनको क्या मिल गया, ब्रह्मपुत्रा बेसिन मिल गया। तो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी बहुत भाई लोकेशन की आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें सारी मैनेज हो जाती हैं। बढ़िया डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट जॉब है, आपको काम करने के अंदर मज़ा आएगा। ठीक है। तो जैसे इन बच्चों को कहाँ पे दे दिया, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, और इनको रिपोर्ट कहाँ पे करना है भाई, इस अपॉइंटमेंट लेटर को और इन सभी डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर, ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियर, सेंट्रल वाटर कमीशन कॉम्प्लेक्स बिहाइंड अदावाड़ी बस टर्मिनल, अदावाड़ी गुवाहाटी। तो इस लोकेशन पे जाएंगे। ये शुरू के जो कितने 13 बच्चे, उसके बाद वाले बच्चों को इस वाले एड्रेस पे भेज दिया। ठीक है। फिर इन बच्चों को कहाँ भेज दिया, कोयम्बटूर एंड साउथर्न रिवर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी साउथ में भेज दिया इनको। जो ये कुछ बच्चे हैं इनको कहाँ भेज दिया, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के अंदर भेज दिया। इंडस बेसिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन बच्चों को भेज दिया। तो लोकेशन आप देख सकते हो भाई, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर आपको किस किस लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इन बच्चों को कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन के अंदर भेजा गया है। फिर इनको लोअर गंगा बेसिन के अंदर, इनको मॉनिटरिंग सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये मॉनिटरिंग साउथ ऑर्गेनाइजेशन, भैया बेंगलोर की लोकेशन हो गई, कर्नाटका की, ये गुजरात की लोकेशन हो गई माही एंड तापी बेसिन के अंदर, ये नर्मदा बेसिन भाई भोपाल के अंदर आ गई MP के अंदर, ये तीस्ता रिवर आ गई भाई कलकत्ता की लोकेशन आ गई। तो इस तरीके से जहाँ भी रिवर्स हैं भाई, वाटर से रिलेटेड काम है सेंट्रल वाटर कमीशन का, वहाँ आपकी ड्यूटी लग सकती है। अब आप ये देख सकते हैं UGBO, ये कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, अपर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई हमने ये तो देख लिया भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, जो OP है वो कैसे आता है। ठीक है। और आप हमने लोकेशन भी देख ली। अब आपके डाउट किस चीज़ के रिगार्डिंग रह गए, मेडिकल के रिगार्डिंग रह गई। और जो भाई मैंने आपको डिक्लेरेशन वगैरह बताई हैं अलग अलग टाइप की, भाई जो स्पत वगैरह हैं, डिक्लेरेशन है, अटेस्टेशन फॉर्म है, उनको हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो उनका भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप HD इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम SSC JEE एग्ज़ाम्स, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम और बाकी जो स्टेट के दूसरे एग्ज़ाम होते हैं जैसे हरियाणा के, दिल्ली के, राजस्थान के, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम, साथ साथ गेट की भी तैयारी करते हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल कंटेंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम आ जाते हैं प्री ज्वाइनिंग फैसिलिटी। भाई आपको ज्वाइन कर दिया, आपको लोकेशन मिल गई। ठीक है। वहाँ आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना था, SC की ऑफिस में, वहाँ आपको सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर की ऑफिस में रिपोर्ट करना था। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे, मेडिकल का बताया मैंने, अटेस्टेशन, डिक्लेरेशन, और उन सबको लेके आना है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक सिंगल कंसोलिडेटेड सीट के अंदर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई आपको ID कार्ड लेके जाना है, अप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ मेल ID, भाई जो सरकारी गवर्नमेंट की मेल ID होती है ना, उसके लिए आपको अप्लाई करने का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करके लेके जाना है। NPS अकाउंट को ओपन करने की जो एप्लीकेशन होती है वो आपको फिल करनी है NSDL की वेबसाइट के थ्रू, और वो वाली एप्लीकेशन लेके जानी है। EIS फॉर्म लेके जाना है आपको, NPS नॉमिनेशन फॉर्म आपको लेके जाना है।
तो जो एनपीएस की चीज़ें हैं वे तो सारी आप ऑनलाइन कर दोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। फैमिली की आपको डिटेल सबमिट करनी है, होम टाउन की डिक्लेरेशन आपको देनी है, कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म फॉर ग्रेजुएटी एंड सीजीई जीआईएस ये आपको सबमिट करना भाई, नॉमिनेशन फॉर्म जो हो गया। ओथ ऑफ एलिजेंस भाई जो शपथ पत्र है वो आपको देना पड़ेगा, ब्लैंक जो बैंक की पासबुक है उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, और कैंसिल चेक की एक कॉपी देनी पड़ेगी भाई आपकी सैलरी, ताकि किस अकाउंट में डालने हैं वो पता चले। मैरिज का आपको स्टेटस बताना पड़ेगा, भाई मैरिड है अनमैरिड है उसका डिक्लेरेशन। उसके अलावा दोस्तों हम फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता फॉर्म 1। तो ये फॉर्म किस चीज़ के लिए है भाई, इन केस भाई एम्प्लॉय जो आप जॉब कर रहे हो आपकी डेथ हो जाती है या कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाता है आप जॉब ना कर पाओ, ठीक है, भाई फिजिकली डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस केस में भाई जो बेनिफिट होता है सेंट्रल जो सर्विस के रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो पेंशन वगैरह के या सैलरी के जो भी बेनिफिट वगैरह होते हैं वो किसको मिले, तो उस चीज़ के लिए आपको फॉर्म फिल करके लेके जाना होता है। ये सीसीएस रूल होते हैं इनके अकॉर्डिंग ये गवर्न होता है, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको फिल करना रहता है। तो सिंपल इसमें भैया आपको नाम लिखना है, आई जो भी आपका नाम है, और अपने सिग्नेचर करनी है, नेम डेजिग्नेशन किस ऑफिस में है, ये आपको चीज़ें फिल करनी होती हैं। भाई मेरी फैमिली को या भाई मेरे को पेड कर दिया जाए, कोई अगर ऐसी इंसिडेंट हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए भाई डिसेबिलिटी वगैरह की कंडीशन में। फिर होता है डिटेल ऑफ फैमिली का फॉर्म, इसमें भाई अपनी फैमिली की आपको डिटेल देनी पड़ती है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, आपको डिटेल सभी की नहीं देनी है, डिटेल उन्हीं की देनी है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है। डिटेल ऑफ स्पाउस भाई आपका हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, पेरेंट्स अगर भाई वे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, एंड डिसेबल्ड सिबलिंग ऐसे भाई बहन जो डिसेबल्ड हैं, हेल्दी भाई स्वस्थ भाई बहन नहीं जो डिसेबल्ड हैं, उनकी डिटेल आपको देनी है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं भाई गवर्नमेंट सर्वेंट का आपका नाम क्या, डेजिग्नेशन क्या, कौन से देश के आप बिलोंग करते हो, फैमिली मेम्बर उनका नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आपके साथ क्या रिलेशनशिप है उनकी, वे शादीशुदा है या नहीं है, रिमार्क, और भाई यहाँ तो हेड ऑफिस के जो साइन है वो आ जाएंगे। तो और डिटेल आप इसमें दे सकते हो भाई, पूरी फैमिली की डिटेल आपको ऐसे फॉर्म फिल करके देनी पड़ेगी। होम टाउन डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि भाई मैं जो भी आपका नाम है डिक्लेयर करता हूँ कि मेरी होम टाउन ये है भाई, उस डिस्ट्रिक्ट ये हो गई, विलेज ये हो गया, रेलवे स्टेशन ये हो गया। जो आपका परमानेंट एड्रेस है उससे ये अलग भी हो सकता है और उससे सेम भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है भाई होम टाउन आप किसको डिक्लेयर करते हो। फिर अगला फॉर्म आ जाता है ग्रेजुएटी का, जनरल प्रोविडेंट फंड और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए। तो इसमें भी फिर वही सारी डिटेल आपको भरनी पड़ती है भाई, जो आपका नाम हो गया, जो भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो भाई, शादीशुदा नहीं है तो भाई अपनी मम्मी को बना देंगे, फादर को बना देंगे, या फिर भाई शादीशुदा है तो वाइफ को बना सकते हैं, या भाई अपने बच्चों को बना सकते हैं। तो उसकी भाई आपको सारी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म फॉर एरियर ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन। तो ये पेंशन वगैरह के लिए है, ठीक है, और इसमें भी भाई नॉमिनी वगैरह का ही वो है भाई, आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो। तो ऐसे आपको सारी डिटेल इसके अंदर फिल करनी पड़ती हैं। फिर ओथ ऑफ एलिजेंस भाई मैं संविधान के प्रति शपथ लेता हूँ, उस चीज़ की आपको शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद आपके डिक्लेरेशन आती है कि भाई आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं या विडो हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी पड़ती हैं। भैया आपका नाम आ जाएगा, जो चीज़ अप्लीकेबल नहीं है उसको आप पेन से काट देना। फिर आ जाता है इशू ऑफ द आइडेंटिटी कार्ड। अब भाई आप सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं तो भाई आपके पास एक आईडी कार्ड भी होना चाहिए। तो जो एक्शन है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसके नाम आप एक लेटर लिखेंगे, यहाँ अपनी फ़ोटो लगाएंगे और कहेंगे कि सर भाई मैंने ऑफिस को ज्वाइन किया, ये डेजिग्नेशन है मेरा, आई कार्ड बना दो। तो उसके लिए एप्लीकेशन आपको देनी पड़ती है। उसके अलावा एक फॉर्म आपको और भरना पड़ता है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम, PFMS।
तो इसके अंदर आपके जितने भी डिटेल हैं एक फॉर्म के अंदर आपको भरनी पड़ती हैं। सैलरी वगैरह के लिए होता है ये, किसके लिए? सैलरी के लिए। इसमें देखो आप पैन नंबर, आधार नंबर, प्राण, सीजीएस कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और बैंक नेम और ब्रांच। तो सैलरी आपकी किससे निकलेगी? ये पीएफएमएस फॉर्म आप भरोगे तो आगे फिर डिपार्टमेंट में जाएगा, यहाँ से आपकी बाकी डिटेल निकाल लेंगे। तो अब आ जाते हैं भाई करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया, एसडीएम हो गया, डीएम हो गया या 2 गैजेटेड ऑफिसर हो गए, तो वे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, नॉर्मल आप अपनी तहसील में जाओगे, कोर्ट कचहरी में जाओगे तो वहाँ आराम से बन जाएगा ये। तो आपको चीज़ें लिखनी है भाई, जो भी आपका नाम है, पुत्र या पुत्री, भाई जो आपका फादर नेम, और इतने साल से मैं इसको जानता हूँ, और भाई ये मेरे से संबंधित नहीं है और इसका कैरेक्टर अच्छा है। तो कौन कौन इसको कर सकता है? स्टिपेंडरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ईजिली बन जाता है भाई, वहाँ जो फीस होती है आप वो फीस दे देना। कोर्टों के अंदर जो एडवोकेट वगैरह घूमते रहते हैं वो बनवा देते हैं इसको। फिर आपको ये डिक्लेरेशन और सबमिट करनी पड़ती है। अच्छा, वीडियो आज मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डिटेल में बना दी है तो थोड़ी वीडियो हमारी लंबी भी हो गई है। तो एक दो चीज़ और देख लेते हैं, मेडिकल के ऊपर भी आते हैं। ठीक है, ये आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट है, 5 पेज का पूरा। इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई क्योंकि हमने डिटेल में एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करी है, तो इसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। तो भाई जो आपका गवर्नमेंट मेल आईडी होती है, जैसे एक तो होती है gmail.com और एक बनेगी आपकी सरकारी मेल आईडी। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेल आईडी बनवाने के लिए आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा। भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप मेल आईडी किस नाम से बनवाना चाहते हो, तो ये फॉर्म भर के आप दे सकते हैं। फिर एक होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें आपको एक बड़ी फ़ोटो लगेगी 5 बाय 7 सेंटीमीटर की, और इसमें आपको अपनी सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। भाई आपका नाम क्या है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फैमिली की डिटेल आ गई, आप पिछले 5 साल के दौरान कहाँ कहाँ पे रहे हो, आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन, और ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। भाई आप कभी अरेस्टेड हुए हो, नहीं हुए हो, ठीक है, क्या कभी आपके ऊपर कोर्ट ने फाइन लगाया है कि नहीं लगाया है, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड बोर्ड के द्वारा डीबार किए गए हो कि नहीं किए गए हो। तो इस चीज़ टाइप के क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। सिंपल फॉर्म होता है ये बिल्कुल। ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, ये फिल करके देना होता है। और इसको फिल कौन कर सकता है? या तो गैजेटेड ऑफिसर्स फिल कर सकते हैं, यानी कि एसडीओ वगैरह हो गया, भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वगैरह, तहसीलदार हो गए, पोस्ट मास्टर हो गया, पंचायत इंस्पेक्टर हो गए, वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। भाई पहचान पत्र टाइप का हो गया कि भाई मैं इस बंदे को जानता हूँ। उसके अलावा करेक्टर का सर्टिफिकेट, तो ये तो हमने देख ही लिया था। तो ये एक आपको अटेस्टेशन फॉर्म के दौरान ये वाला अलग है, वो वाला अलग था। तो भाई मैं इसको जानता हूँ, यहाँ सिग्नेचर डेजिग्नेशन वगैरह उसकी हो जाएगी। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें इसमें देनी पड़ेंगी। करेक्टर हो गया, उसके अलावा फिर वो मैरिड अनमैरिड वाला हो गया। तो फॉर्मेट में 19-20 का फ़र्क हो सकता है भाई, आप कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने लग रही, कहाँ से आपने डाउनलोड किया है। बाकी इन जनरल ऐसा होता है भाई करेक्टर सर्टिफिकेट, कि नाम है, इसका सन डॉटर है और इसको मैं इतने टाइम से जानता हूँ। इस तरीके से आपका पूरा अटेस्टेशन फॉर्म होता है। फिर आ जाते हैं मेडिकल के ऊपर। अब भाई मेडिकल के ऊपर भी आप बच्चों के काफ़ी डाउट आ रहे थे, तो मेडिकल में आपको बता दूं होगा कहाँ से। सबसे पहले तो जो आपका मेडिकल है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल है, मान लो आप आगरा से बिलोंग करते हो तो आगरा का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से बनेगा। ठीक है, वहाँ पे सिविल सर्जन या सीएमओ जो होता है वो इस मेडिकल सर्टिफिकेट को बनाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें टेस्ट कितने होते हैं, तो भाई टेस्ट की बात ऐसी है, अगर आपका सिविल सर्जन, सीएमओ, मेडिकल ऑफिसर आप गए और उसने उस पर तुरंत साइन कर दिए तो भाई आपका बन गया सर्टिफिकेट। अगर वो ऑफिसर कहता कि भाई पहले ये टेस्ट करवा के लाओ मैं तब बनाऊंगा, तो भाई आपको वैसे भी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है, कोई इसमें जनरल रूल नहीं है कि भाई ये हर डिस्ट्रिक्ट में सेम होगा। लेकिन जो परफॉर्मा होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये तो उसका है सेंट्रल वाटर कमीशन का परफॉर्मा, ये सेम रहेगा। तो इसमें क्या करना है, आपका फुल नेम लिखना है, अपनी एज बतानी है,
भाई आप SC ST गोरखा गढ़वाली असमी भाई इनसे बिलोंग करते हो कि नहीं करते? क्या कभी पास्ट में आपको ये सभी बीमारियां हुई हैं या नहीं हुई हैं? आप लास्ट कब वैक्सीनेटेड हुए थे? तो इसमें अंदाजन लिखनी होती है। अब आप डेट थोड़ी ना बताओगे कि भाई लास्ट मेरे को इस तारीख को वैक्सीन लगी थी। तो आप अंदाजन बता दोगे भाई 2022 में लगी होगी, 21 में लगी होगी, तो जैसे कोरोना के टाइम वैक्सीन लगी थी उसकी डिटेल दे दोगे। अपनी फैमिली की डिटेल दोगे, भाई फादर की एज दोगे, आपके ब्रदर्स कितने हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, या कभी आपका पहले मेडिकल हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके अलावा ये आपको डिक्लेरेशन देनी होती है, यहाँ आप अपने साइन करेंगे। और भाई जो बोर्ड होता है, बोर्ड यानी कि जहाँ आप मेडिकल बनवाने जा रहे हो, जो CMO है या सिविल सर्जन है, वो यहाँ पे अपने वो करेगा सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। और यहाँ आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्ट प्रोसेस वाली बात नहीं होती, बिल्कुल इजी प्रोसेस रहता है। फिर ये फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी भाई डॉक्टर ने आपकी जांच पड़ताल करी उसके द्वारा देखने को मिला भाई जनरल डेवलपमेंट बच्चे की कैसी हुई है, देखने में भाई पतला है या मोटा है, हाइट उसकी कितनी है, चेस्ट उसकी कितनी है भाई कंप्लीट फुलाने के बाद और बिना फुलाए, स्किन कैसी है उसकी। अब ये नहीं है बिल्कुल डीप में जाकर रिसर्च करेंगे, जनरल एक भाई जो देखने से लग रहा है, या तो डॉक्टर इसको खुद भी फिल कर देता है, या भाई जो आप स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी उसको फिल करके लेके जा सकते हैं। आँखों के बारे में हम बता सकते हैं भाई उसकी आँखों की पावर कितनी है। भाई अगर चश्मे लगे हुए हैं तो चश्मे के साथ भाई 2 नंबर का चश्मा है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 7 का है, जो भी है, चश्मे के साथ और बिना चश्मे के साथ। भाई पास का नहीं दिखता उसको, दूर का नहीं दिखता, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें लिखनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपने ये लिख दिया तो इसमें चश्मा लगेगा, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हो, कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं होता। चश्मे के साथ 6/6 आपकी आंखें होनी चाहिए जैसा कि रूल है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई PWD का सर्टिफिकेट मिल गया तब और ज़्यादा फायदा है, तब आपको रिजर्वेशन भी मिल जाता है। तो ऐसी आपको चिंता करने की बात नहीं है। ईयर के बारे में बता सकते हैं भाई उसको सुनाई कितना देता है, दांतों की कंडीशन कैसी है, टिथ वगैरह। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं भाई ठीक है या ख़राब है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो दिल वाला पार्ट है, हार्ट रेट कितनी है उसकी, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना है। पेट के बारे में बता सकते हैं, एब्डोमेन वाला जो एरिया होता है। तो चीज़ें इसमें सारी चेक होती हैं। अब वो डॉक्टर के ऊपर, अभी डॉक्टर टेस्ट करवा के लिखता है या नहीं लिखता। नर्वस सिस्टम कैसा है, लोको मोटर स्टेबिलिटी कैसी है। भाई फीमेल कैंडिडेट है तो उसमें वही प्रेगनेंसी के बारे में भी बता सकते हैं। भाई अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो 12 वीक की प्रेग्नेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, टेम्परेरी अनफिट करेंगे। उसको नौकरी से नहीं निकाल रहे कुछ टाइम के लिए, भाई टेम्परेरी अनफिट कर देते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं भाई, वो एफिशिएंट है या नहीं है। और आखिरी में भाई जो भी जगह है, भाई जो भी हॉस्पिटल है और जो डेट है वो चीज़ें आ जाएंगी। तो एक इन जनरल भाई मेडिकल कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं वे भी मैंने आपको भाई सारे बता दिए हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने रहते हैं अगर आप सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर आपका सिलेक्शन होता है। आपको वीडियो में देख के ऐसे लग रहा होगा कि जी ये तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट बहुत कम है जब आप बनाने बैठोगे। भाई ऐसे तो है नहीं एक ही दिन आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, चीज़ें आपके पास सारी हैं भाई, 10th के 12th के जो भी सर्टिफिकेट हैं ये आपके पास। और जो भी भाई सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे तो घंटे 2 घंटे का काम है, उससे ज़्यादा टाइम इनमें लगता नहीं है। हाँ भाई मेडिकल में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, 1 या 2 दिन का, भाई आपके टेस्ट होंगे, रिपोर्ट आएंगे, डॉक्टर देखेगा, फिर वो साइन कर देगा। जो भी चीज़ें दिखेंगी उसको वो भाई कर देगा। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो नौकरी से निकालने लग रही है। एक जनरल सी चीज़ें होती हैं, जनरल सर्टिफिकेट होते हैं, ये आपको बनवाने पड़ते हैं ताकि कल को आप ये क्लेम ना करो कि जी मेरे को तो नौकरी की वजह से ये दिक्कत आ गई। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बात होती है। भाई आपका जी मैं तो नौकरी कर रहा था तब पूरा ठीक था, आपने मेरे से इतना काम करवा लिया, भाई मेरे को दिल की प्रॉब्लम हो गई या मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, तो कुछ इस टाइप के लिए सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। और एक भाई इन जनरल आपकी फिटनेस को देखने के लिए भी होता है, कोई आर्मी का मेडिकल नहीं है, जनरल सा मेडिकल होता है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात आपको रहेगी नहीं इसके अंदर, तो आपको टेंशन फ्री फ्री रहना है बिल्कुल।
सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दी। और इन जनरल भाई जितनी भी चीज़ें थी वे सारी चीज़ें भी हमने देख ही ली हैं। तो भाई अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो इस टाइम के अंदर जो आपके सर्टिफिकेट हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर भाई इस वीडियो को वे बच्चे देख देख रहे थे जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, वही तैयारी करने वाले बच्चे इन फ्यूचर के लिए देख रहे थे, तो भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी सही और टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो की टेक अवे हम क्या कहेंगे भाई, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे मेल के ऊपर और भाई नोटिसों के अंदर, उनको आपको केयरफुली रीड करना है और उन्हीं को आपको फॉलो करते जाना। कोई ये इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है। हार्ड प्रोसेस क्या था? एग्ज़ाम को क्लियर करना। हार्ड प्रोसेस क्या था? एग्ज़ाम क्लियर करना। जो वो प्रोसेस है वो जा चुका है। अब सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं आपके लिए। रेगुलरली आपको सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट देखनी है। जो सर्कुलर हैं, नोटिस हैं, वे सारे वेबसाइट के ऊपर ही आएंगे। उसके अलावा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहें आप टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक।